तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर और आपकी एजुकेटर CS मेहंदी तुष्नेवाल। गुड आफ्टरनून एवरीवन। एंड आज बारी है हमारे चैप्टर नंबर 9 अकाउंट्स एंड ऑडिटर्स वाले चैप्टर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने की। सो आई होप आप सभी के सभी बच्चे लोग पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर कर आए हैं। बिकॉज इफ इट ऑल अगर आपने रिवाइज किया है देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड आप कितने पानी में हो। गुड आफ्टरनून सलेश, राम राम। गुड आफ्टरनून सुभाशीष, ज्योति, प्रबल, निहारिका, राधे राधे खुशी। गुड आफ्टरनून एलन मस्क। मैं बहुत अच्छी हूँ सुभाशीष, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग एंड होपिंग द सेम फॉर ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून भूमि शर्मा। अच्छा, रिवाइज कर कर आए हैं? पक्का पूरा चैप्टर रिवाइज कर कर आए हो ना? एक्साइटेड हो पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए गरिमा? गुड आफ्टरनून वैष्णवी। चलो लेट्स सी कि आज हम क्या करने वाले हैं। एज वी नो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 9। कैसे पास्ट ईयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एज वी नो कि इस चैप्टर का वेटेज अच्छा है, तो हम सभी को पता होने चाहिए किस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो दैट यू विल हैव अ फेयर आइडिया एंड आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट अप होने वाला है, राइट। सी, ये जो पीपीटी नोट्स है इसमें आपको कुछ इस तरह से फाइल दिखेगी जो कि ऑब्वियसली क्लियर नहीं होगी। तो इस फाइल के साथ मैं एक ई नोट्स अलग से अपलोड करवा दूंगी टुडे इटसेल्फ, सो दैट आपके पास वो ई नोट्स रहेंगे, वो क्वेश्चन बैंक का PDF रहेगा। आई होप आई एम वेरी क्लियर। सो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, तो ये फाइल अपलोड हो जाएगी आज ही आपके पास, ठीक है। अकाउंट्स एंड ऑडिटर का ये जो पहला क्वेश्चन है ये आप सभी के सामने है, एंड प्लीज सिर्फ क्वेश्चन देखना, आंसर मत देखना, ठीक है। यस यस एलन मस्क, ओ ग्रेट, आपको इजी लगे, बहुत अच्छी बात है। देखो, जब हमें क्वेश्चंस इजी लगते इट मीन समझो कि आपके प्रिपरेशन लेवल बहुत अच्छा है, तभी आपको इजी लगा है। आई होप आप लोग क्वेश्चंस पढ़ रहे हो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर। फाइन इंडस्ट्री लिमिटेड इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस एट न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में रजिस्टर्ड ऑफिस है। कंपनी इज engaged in manufacturing of various household products. Main manufacturing unit of the company is located in सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पर लोकेटेड है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज डिसाइडेड टू कीप द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी एट सिंगरौली। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आप सिंगरौली मध्य प्रदेश में रखें। कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी ने ऑब्जेक्ट किया एंड स्टेट्स दैट बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी कैन बी कैप्ड एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस ओनली। CS क्या बोल रहा है कि ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है सिर्फ रजिस्टर्ड ऑफिस पर ही रखना है आपको। रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एग्जामिन whether the objection of CS is valid or not। सी समझो, एक कंपनी है जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे, न्यू दिल्ली में है, और जो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो मध्य प्रदेश में है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहते हैं दैट कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वो मध्य प्रदेश में रखे, बट वहां पर ही कंपनी का CS आता है और वो ऑब्जेक्ट करता है कि आप कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सिर्फ रजिस्टर्ड ऑफिस पे रख सकते हो। यू हैव टू टेल मी, क्या कंपनी सेक्रेटरी का ऑब्जेक्शन वैलिड है या वैलिड नहीं है। वेरी गुड, काफी बच्चों ने पहले ही आंसर दे दिया था। यहाँ पर सेक्शन कौन सा लग रहा है हमारा, सेक्शन नंबर 128 लग रहा है। वेरी गुड, आपको सेक्शंस लर्न है, ये सबसे अच्छी बात है, हमें समझ आ गया। बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड है सेक्शन लग रहा है यहाँ पर आपका, सेक्शन नंबर 128, एब्सोल्युटली परफेक्ट। और सेक्शन 128 क्या बोलता है, आप कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रजिस्टर्ड ऑफिस पे रख सकते हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहे दे कैन कीप द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट एनी अदर प्लेस, किसी और
सकते अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस। अच्छा, किसी और जगह रखा है, उनको 7 डेज के अंदर अंदर किसको बताना होता है, आरओसी को बताना था, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को बताना है इन फॉर्म एओसी 5। तो सीएस ने बोला वो तो गलत है, इट मीन्स सीएस का ऑब्जेक्शन यहाँ पर वैलिड नहीं है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सेक्शन 128 आपको एक्सप्लेन करना है, जो क्या बोला है, हर कंपनी अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर्ड ऑफिस पे रख सकती है और एनी अदर प्लेस इन इंडिया अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करता है। डिसीजन लिया है, वहां से 7 डेज में आपको आरओसी को बताना है राइटिंग में, कौन से फॉर्म में, एओसी 5 में। इट मीन्स ये जो सीएस था उसका ऑब्जेक्शन सही नहीं है, कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में रख सकती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, 3 मार्क का, आपके दिसंबर 23 एग्जामिनेशन में पूछा गया। सो वी आर वेरी वेल क्लियर। यहाँ पर एक पॉइंट लिख सकते हो 10, द ऑब्जेक्शन ऑफ सीएस इज नॉट वैलिड। ये जो सीएस का ऑब्जेक्शन है ये वैलिड नहीं है, कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कहीं और भी रख सकती है। ठीक है, ठीक है, डन है, 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स, ग्रेट। अच्छा, नेक्स्ट में जाए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये रहा। इज इट विजिबल? आराम से विजिबल होगा वैसे तो, ठीक है। देखो अभी और, मीठी शुगर लिमिटेड हैज ऑन इट्स बोर्ड 4 डायरेक्टर्स। ये क्वेश्चन एकदम ध्यान से सुनना, समझना, फिर से रीड करना। मीठी शुगर लिमिटेड हैज ऑन इट्स बोर्ड 4 डायरेक्टर्स ए बी सी एंड डी, 4 डायरेक्टर्स है। इन एडिशन कंपनी हैज मिस्टर आर एज द मैनेजिंग डायरेक्टर। अच्छा, ये 4 डायरेक्टर्स है और मिस्टर आर क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर है। कंपनी ऑल्सो हैज अ फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी मिस्टर अनुपम। ओके, on its rules, the financial statements of the company for the year ended 31st March 23 were authenticated by the 2 of the directors, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी अंडर इट्स सिग्नेचर्स। जब भी ऑथेंटिकेटेड आया मतलब उन लोगों ने क्या किया है, साइन किया है यहाँ पर मिस्टर ए और मिस्टर बी ने। यू हैव टू रेफर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, और आपको बताना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यहाँ पर 2 डायरेक्टर्स ने साइन किया, व्हाट अबाउट द ऑथेंटिकेशन। एग्जामिन करो वैलिडिटी ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड बोल्ड रिपोर्ट। अच्छा, अभी बोल्ड रिपोर्ट वाला पॉइंट छोड़ देना, आप मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बताओगे। तो जैसे ही ये पॉइंट आया दिमाग में, सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रोविजंस लाओ। सेक्शन 129 ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पर क्या बोलता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन साइन कर सकता है, कौन साइन कर सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चेयरपर्सन इफ ऑथोराइज्ड बाय बोर्ड और 2 डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच 1 शैल बी MD। ठीक है, एंड क्या था, CFO, एंड क्या था, CS था। याद आ रहा है क्या प्रोविजन आपको? तो यहाँ पर किसने साइन किया है, सिर्फ और सिर्फ मिस्टर ए और बी ने ही साइन किया है यहाँ पर। तो यू हैव टू एक्सप्लेन द प्रोविजन, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रोविजन एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। कौन साइन कर सकता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चेयरपर्सन और 2 डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच 1 शैल बी MD, CEO, CFO एंड CS साइन करेंगे यहाँ पर। तो इस केस में क्या होगा, क्या आपके पास कौन सी अथॉरिटीज थी, हम वो चेक कर लेते हैं। हमेशा इस क्वेश्चन में चेक करोगे अथॉरिटीज क्या है। सो लिखेंगे जरा, हमारे पास ABCD तो डायरेक्टर है, तो ABCD नॉर्मल डायरेक्टर है। ओके, मिस्टर आर कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, मिस्टर आर आपका मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया। ओके मैम, कंपनी के पास फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी है मिस्टर अनुपम, कौन है हमारा, CS है। ठीक है, 2 डायरेक्टर्स ने साइन किया, मिस्टर ए और मिस्टर बी ने। जनरली कौन साइन करता है, चेयरपर्सन साइन करेगा अगर ऑथोराइज्ड है, नहीं तो 2 डायरेक्टर्स साइन करेंगे जिसमें से एक MD होना चाहिए, फिर CFO, CEO और CS, ये एंड में आता है। तो यहाँ पर ये सिग्नेचर तो वैलिड नहीं है, सबसे पहली बात है। चेयरपर्सन ऑथोराइज नहीं है तो 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, एक तो मिस्टर आर प्लस एक कोई और डायरेक्टर हो सकता है, साथ ही साथ आपका CS यहाँ पर साइन करेगा, CEO और CFO नहीं है। वही पॉइंट आपको बताना है यहाँ पर
ये फैक्ट्स गिवन है, उसके अकॉर्डिंग ये लोग साइन करेंगे, मिस्टर आर मैनेजिंग डायरेक्टर साइन करेगा, कोई भी एक डायरेक्टर साइन कर सकता है ए बी सी और डी में से, एंड साथ ही साथ मिस्टर अनुपम कंपनी सेक्रेटरी यहाँ पर साइन करेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है हमें? इफ यू वांट टू गिव इट अ रीड, आप आराम से एक बार इसको रीड कर सकते हो, इस आंसर को, ठीक है, अच्छे से रीड कर लो। वी डोंट वांट एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन। यस यस, अगर अपॉइंटेड है तो बेटा सीईओ सीएफओ एंड सीएस का तब होगा सुभाषेश इफ दे आर अपॉइंटेड। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में सीईओ एंड सीएफओ आर नॉट अपॉइंटेड, सो इट इज नॉट कंपल्सरी, बट इफ इट ऑल सीईओ सीएफओ या फिर सीएस को अपॉइंट कर रखा है तो उनका सिग्नेचर होना इज टोटली कंपल्सरी। एकदम क्लियर हो गया? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आप आंसर कर पाओगे। अच्छा नेक्स्ट देखो, What would be your answer in the case the company is a OPC? आपका आंसर क्या होगा अगर ये कंपनी क्या होती, अगर ये कंपनी 1% कंपनी होती एंड हैज ओनली 1 डायरेक्टर, और एक ही डायरेक्टर होता हु हैज ऑथेंटिकेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड बोर्ड रिपोर्ट। तो इस केस में क्या होगा? यस यस साक्षी जैन, आपको ये मिल जाएगा, ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डोंट वरी। अगर हमारी कंपनी ओपीसी होती और उस केस में एक ही डायरेक्टर होता, एक ही ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन किया, क्या ये वैलिड होता क्या? यस एब्सोल्युटली, अगर ओपीसी है तो फिर वो वैलिड होगा, एक ही डायरेक्टर यहाँ पर साइन कर सकता है। परफेक्ट, यस गाइस, चांदनी, प्रियांशी, निशांत, मान सकते हो ये दोनों क्वेश्चंस थे 3 मार्क के, इट मीन्स 3 + 3 6 मार्क का क्वेश्चन था, और 6 मार्क्स इज टोटली इन योर पॉकेट। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको प्रोविजंस आता है, बिलीव में बच्चा लोग क्वेश्चन सॉल्व करना इतना इजी हो जाएगा आपके लिए। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोविजन पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता ही नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन कौन करता है, देन यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। बट इफ यू नो द प्रोविजन टोटली इजीली आप ऐसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, प्रोविजन अंडरस्टैंडिंग और प्रोविजन को याद रखना काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। शैल वी प्रोसीड? चलो, क्वेश्चन विजिबल है हमें। The question is, ABC Limited has not satisfied any conditions specified as per Section 137 of the Companies Act for current financial year. The company has filed financial statement as per XBRL taxonomy for the previous financial year. क्या बोला? पिछले साल XBRL मोड से उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करी थी। इज ABC लिमिटेड स्टिल रिक्वायर्ड टू फाइल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर XBRL टेक्सोनॉमी फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर? क्वेश्चन समझना, अभी एज प्रेजेंट ABC लिमिटेड कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है सेक्शन 137 की। पिछले साल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने सबमिट करी थी वो XBRL मोड से सबमिट करी थी, राइट? तो अभी क्या आपको XBRL मोड से ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करनी है या नहीं करनी है? बताओ अभी। पीयूष प्लीज लेक्चर रेफर करो, आई थिंक आपने लेक्चर नहीं देखा है अकाउंट्स एंड ऑडिटर का, तभी आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो। सो लास्ट लेक्चर देखो। परफेक्ट गाइस, यस यस यस, वंस XBRL इज फाइल्ड ऑलवेज XBRL, तो XBRL ऑलवेज चिपक जाता है ना। एक बार कंपनी ने XBRL फाइल कर दिया, अब हर साल XBRL आपके ऊपर लगेगा। एब्सोल्युटली परफेक्ट माय नादान परंदो, वेरी गुड वेरी गुड। जब तुम लोग सही आंसर्स देते हो ना, तुमसे ज्यादा खुशी इधर मुझे होती है। ग्रेट। तो कैसे एक्सप्लेन करोगे? देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, 3 मार्क का क्वेश्चन है। यू हैव टू एक्सप्लेन द एप्लीकेबिलिटी कि कौन सी कंपनीज पे XBRL फाइलिंग होती है। तो सबसे पहले हम एप्लीकेबिलिटी बताने वाले हैं, कौन सी कंपनीज पर होती है। ऐसी कंपनी जो कि स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्टेड है, जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ और मोर देन 5 करोड़ है, ठीक है।
आपका टर्नओवर 100 करोड़ और मोर है, या ऐसी कंपनी जो इंड एएस को फॉलो कर रही है, विच इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, उन्हें XBRL मोड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करनी है। फिर क्या बोला है, एक बार अगर कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर दिया, दे विल कंटिन्यू टू फाइल देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स इन XBRL मोड इवन दो दे आर नॉट फॉलिंग अंडर द लिमिट्स, वो लिमिट्स में नहीं आ रही तो भी उन्हें XBRL मोड में ही करना है। ठीक है, हैंस इट मस्ट कंटिन्यू टू फाइल इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर XBRL टेक्सोनॉमी फॉर द सक्सीडिंग ईयर्स। The reason why I have given you the answers is that you should know कि कैसे आंसर्स को लिखा जाता है। ऑब्वियसली मैंने आपको समझाने के लिए बोल दिया once XBRL always XBRL, but this should not be written in the examination। आप एग्जाम में ऐसा नहीं लिखोगे, राइट? ये हमें लर्न करने के लिए पता है। तो एग्जाम में कैसा लिखने वाले हो, इस वे से आप लिखने वाले हो, द कंपनी विच हैव फाइल्ड देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वंस इन द XBRL मोड, देन इन दैट केस दे विल कंटिन्यू टू फाइल देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स इन XBRL मोड इवन दो दे आर नॉट फॉलिंग अंडर द लिमिट्स। ठीक है, क्लियर है? इस तरह से लिख सकते हो, इजी पीजी है, 3 मार्क्स पॉकेट में। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट AOC 4 में फाइल करते हैं, लेकिन क्योंकि ये XBRL है तो AOC 4 के आगे क्या लगा दोगे आप, XBRL लगा दोगे। ठीक है, इट्स ओके अगर आपको सेक्शन याद नहीं है पर प्रोविजन याद है, डेफिनेटली आपको मेजर मार्क्स प्रोविजन के मिलने वाले हैं। सी सेक्शंस याद होता है तो वो एक एडेड एडवांटेज है, ठीक है, बट प्रोविजंस के ही ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। ओके, आगे बढ़े। मजा आ रहा है ना सॉल्व करने में आपको? हाँ जी, दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। पढ़ो एक बार खुद से। ऑडिटर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। अरे वाह गरिमा, बहुत अच्छा किया, पढ़ा क्वेश्चन। थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है और आपके अंदर तो बहुत ज्यादा दिमाग है। लेट्स सी, देखो ऑथोराइज्ड इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल दे रखी है XYZ लिमिटेड की 499 करोड़ विच इज डिवाइडेड इनटू 49.90 करोड़ शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ओके, 74% ऑफ द शेयर्स ऑफ XYZ लिमिटेड इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। बस 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 यही रुक जाओ, क्या बोला है, 74% शेयर्स इस कंपनी के किसने हेल्ड कर रखे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो दिमाग में यहाँ पर स्ट्राइक करना चाहिए दैट इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी। कोई भी कंपनी के 51% और मोर शेयर कैपिटल अगर गवर्नमेंट ने होल्ड कर रखी, इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन पढ़ते से ही क्या स्ट्राइक हो गया कि मैम ये गवर्नमेंट कंपनी है 100%। ओके, and the balance sheet are held by retail investors. Date of incorporation of XYZ Limited is 1st April 23। 1st April को incorporate हुई है। First auditor of XYZ Limited is appointed on 16th May। पहला ऑडिटर 16th मई को अपॉइंट हो गया है। एज अ कंपनी सेक्रेटरी यू हैव टू एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। एज अ CS आपको बताना है क्या ये जो फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हुआ ऑन 16th में, इज इट वैलिड और नॉट। ओके, दिमाग में क्या आएगा, प्रोविजन। सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 139 है। ये सेक्शन हमें लर्न रखना है। सेक्शन 139 बोलता है अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो ऑडिटर को कब तक अपॉइंट होना है, 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कौन अपॉइंट करता है, गवर्नमेंट कंपनी में C&AG अपॉइंट करते हैं, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, राइट। अच्छा, अगर 60 डेज में वो नहीं कर पाए तो नेक्स्ट 30 डेज में बोर्ड को करना है, नहीं कर पाए तो फिर 60 डेज में शेयर होल्डर्स को करना है। टाइम लिमिट पता होनी चाहिए, क्या थी, 60 30 60 यहाँ पर।
ओके, सो सेक्शन 139 आप बताओगे। वैसे हमें इस क्वेश्चन में देख के पता चल गया है कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई, 1 अप्रैल को। तो ऑडिटर को 60 डेज के अंदर यहाँ पर अपॉइंट कर लेना है। 60 डेज क्या हो गए, 1 अप्रैल से 1 मई 30 डेज, 1 मई से 1 जून 60 डेज हो गए। ऑडिटर तो 16 मई को ही अपॉइंट हो गया, इट मीन्स विद इन 60 डेज अपॉइंट हो गया। तो ये जो अपॉइंटमेंट इट इज 101% वैलिड। कैसे लिखोगे एग्जाम में, एग्जाम में आपको प्रोविजन एक्सप्लेन करना है। आप बताओगे सेक्शन 139, ये जो गवर्नमेंट कंपनी वाला है इसमें फर्स्ट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है, सीएजी अपॉइंट करता है 60 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर नहीं अपॉइंट कर पाता है तो नेक्स्ट 30 डेज में कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड अपॉइंट करेगा। बोर्ड भी नहीं कर पाता है तो नेक्स्ट 30 डेज में हमारे शेयर होल्डर्स करेंगे। ये आपने पूरा प्रोविजन यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है 60, 30 और 60 डेज का। अभी इस क्वेश्चन में आप बताओगे बिकॉज 74% ऑफ द शेयर्स इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट कंपनी, इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट, तो वो कंपनी कैसी है, गवर्नमेंट कंपनी है और इसका अपॉइंटमेंट वैलिड है बिकॉज विद इन 60 डेज अपॉइंटमेंट कर दिया है। एकदम क्लियर है, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम इसमें? यस बिल्कुल खुश, 3 मार्क्स पॉकेट में छपाक। चलो अच्छा मैम एक बार चांदनी बता देती हूँ मैं ना लास्ट में आपको बता दूंगी। साइनिंग अथॉरिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर किसी को डाउट है तो वो मैं लास्ट में कवर करती हूँ, ठीक है। नो 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 खुशी, फर्स्ट क्वेश्चन में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने की नीड नहीं है। हम किसी और जगह रख रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद डिसाइड करके ऐसा कर सकते, उधर मेंबर्स से नहीं पूछना है। एंड बिकॉज मेंबर्स से नहीं पूछना है इसलिए एसआर पास करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आरओसी कंफर्म करना है इन फॉर्म एओसी 5। ओके, फास्ट तो नहीं लग रहा है ना, दिमाग में जा पा रहे हैं ना क्वेश्चंस, समझ आ रहा है ना? इज द स्पीड एब्सोल्युटली परफेक्ट टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, बिकॉज द मेन एम एंड द मेन मोटिव ऑफ दिस एडिशनल लेक्चर इज योर अंडरस्टैंडिंग। सो व्हाट आई वांट इज कि एक एक बच्चे के दिमाग तक ये क्वेश्चंस, इसके आंसर्स यहाँ पर पहुंच पाए। इफ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू गाइज फील लाइक कि मैम थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, आप मॉडरेट कर लो, प्लीज लेट मी नो इन द लाइव चैट, ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन। अगेन पढ़ो, पढ़ो और खुद आंसर दो। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एग्जाम में मैं आपको समझाने वाली नहीं हूँ, सो यू शुड नो कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। पढ़ो। नहीं गरिमा, आज ठंड नहीं लग रही, हमारे यहाँ पर समर्स आ गए फिर से। ऑडिटर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। वेनेवर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपको क्या करना है, एक डायग्राम फॉर्म बना देना है सो दैट क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। वी विल सी क्या पूछा गया है यहाँ पर। एबीसी एंड एसोसिएट्स एक ऑडिट फर्म है, तो हमें पता चल गया है ऑडिट फर्म है जिनके अंदर पार्टनर्स है ए बी एंड सी। ये जो फर्म का टेन्योर है एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर इन एम लिमिटेड हैज एक्सपायर्ड। मतलब हमें ये समझ आ गया है एबीसी एंड एसोसिएट्स ने ऑडिट करी होगी फर्म में एम लिमिटेड में और इसका टेन्योर एक्सपायर हो गया। अच्छा, फर्म का
गाइस बच्चा लोग, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? क्या मैं ऑडिबल हूँ, क्या मैं विजिबल हूँ? रुकी हूँ बेटा, कहीं पर भी नहीं गई हूँ। आई गेस थोड़ा सा वाईफाई का इशू था, अभी क्लियर हो गया है। सो एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? एक बार बता दो मेरे परिंदो, फिर साथ में रुकते हैं, साथ में उड़ते हैं, रुक तो बहुत गए। अभी मुझे आपकी लाइव चैट्स दिख रही हैं, इधर देख लिया ऋषि। चलो ठीक है। वॉइस वीडियो इज एवरीथिंग फाइन? चल, हम्म, एक बार फिर से मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, सो प्लीज इधर फोकस करना। द क्वेश्चन इज, ABC and Associates is an audit firm with partners A, B and C. हमें पता चल गया ABC and Associates ने ऑडिट करी M लिमिटेड की, ठीक है, और जिसके पार्टनर्स कौन है मैम? ए, बी और सी है। ये जो फर्म का टेन्योर था एज एन स्टैट्यूटरी ऑडिटर इन एम लिमिटेड हैज एक्सपायर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। इसका टेन्योर खत्म हो गया। इट मीन्स हमें समझ आ गया कि मैम फर्म का टेन्योर कब खत्म होता है? फर्म 2 साल 2 टर्म के लिए ऑडिट कर सकती है, 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए, तो इसका टेन्योर खत्म हो गया। एम लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है यहाँ पर, ओके, एम लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है। XY and company, another audit firm is appointed as an auditor of M Limited. अभी दूसरी ऑडिट फर्म आई है यहाँ पर, जिसका का नाम है XY एंड कंपनी। उन्होंने ऑडिट कर रही है M लिमिटेड की। अभी ट्विस्ट क्या है ये समझना ध्यान से। ट्विस्ट क्या है यहाँ पर? ये जो B है, B कौन था? ABC एंड एसोसिएट्स में पार्टनर था जिसने ऑडिट करी। ये बी ने ज्वाइन करा XY एंड कंपनी एज अ पार्टनर। इसने XY और कंपनी को ज्वाइन कर दिया एज अ पार्टनर। कब ज्वाइन किया? 4 months आफ्टर इट वॉज अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ M लिमिटेड। 4 months बाद उसने ज्वाइन करी, M लिमिटेड का स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट हुआ, उसके 4 months बाद उसने ज्वाइन करा है। यू हैव टू कमेंट विथ रेफरेंस to provision of Companies Act 2013. So in these type of question, if you will see, कुछ भी डायरेक्टली नहीं पूछा गया, बस डायरेक्टली क्या बोला? कमेंट कर दो बेटा। अरे कमेंट करेंगे क्या हम लोग? सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में हमें 2 चीजें दिख रही है। फर्स्टली रोटेशन ऑफ ऑडिटर से रिलेटेड, कि ये जो ABC एंड एसोसिएट्स है उसका टेन्योर खत्म हुआ है या फिर नहीं हुआ है। सेकेंडली, ये जो XY एंड कंपनी अपॉइंट हुई है, क्या वो वैलिड है या नहीं है? सो सबसे पहला प्रोविजन बताओगे। प्रोविजन क्या बोलता है? एम लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, तो क्या उस पर रोटेशन ऑफ ऑडिटर एप्लीकेबल होगा? मुझे ये बताओ। एम लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी, सो रोटेशन ऑफ ऑडिटर तो एप्लीकेबल हो जाएगा दीदी। ऐसी ऑडिट फर्म जिसने 2 टर्म्स कंप्लीट कर दिए 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए, वो फिर से रीअपॉइंट नहीं हो सकती एज एन ऑडिटर इन द सेम कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। 5 साल के लिए अभी ABC एंड एसोसिएट्स यहाँ पर अपॉइंट नहीं हो सकती है। कब अपॉइंट होगी? आफ्टर 5 years। 5 years का कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। ये पहला पॉइंट हमें क्लियर हो गया। हाउएवर क्या बोला गया है? एज एन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, कोई भी ऐसी ऑडिट फर्म नहीं होनी चाहिए जिसका कॉमन पार्टनर हो दूसरी ऑडिट फर्म से जिसका टेन्योर अभी एक्सपायरी हुआ है कंपनी में, इमीडिएटली प्रिसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इट शैल बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द सेम कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। एक बार फिर से पढ़ना, नो ऑडिट फर्म, कोई भी ऑडिट फर्म ऐसी नहीं होनी चाहिए। नो ऑडिट फर्म हैविंग अ कॉमन पार्टनर, जिसका कॉमन पार्टनर होगा टू द अदर ऑडिट फर्म हुज टेन्योर हैज एक्सपायर्ड इन अ कंपनी, जिसका टेन्योर अभी एक्सपायर ही हुआ है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उसे आप अपॉइंट नहीं करोगे। कितने टाइम के लिए? 5 years के लिए अपॉइंट नहीं करोगे। तो सबसे पहला हमने बता दिया, एम लिमिटेड लिस्टेड है तो रोटेशन ऑफ ऑडिटर का प्रोविजन उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा। इस केस में क्या हुआ था बच्चा लोग? बी पार्टनर है ABC एंड एसोसिएट्स का, जिसका टेन्योर एम लिमिटेड में एक्सपायर हो गया है।
क्योंकि 10 साल की आपने सर्विसेज दे दी है। अभी आप ट्विस्ट समझने की कोशिश करना। इफ़ यू हैव रीड द प्रोविज़न, यहाँ पर बोला गया एज एंड द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट की डेट पर ऐसा कोई पार्टनर नहीं होना चाहिए ऑडिट फर्म का जिसका टेन्योर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एक्सपायर हुआ। इफ़ यू विल सी, बी ने कब ज्वाइन करी एक्सवाइन कंपनी, 4 मंथ्स के बाद ज्वाइन करी है यहाँ पर। तो उस केस में ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट वो पार्टनर नहीं था, बी पार्टनर नहीं था एक्सवाइन कंपनी में। आफ्टर 4 मंथ्स उसने ज्वाइन करी है, तो ये जो क्राइटेरिया है कॉमन पार्टनर वाला फुल नहीं कर रहे हो, एंड इन दैट केस एक्स वाई एंड कंपनी तो ऑडिट कर सकती है एम लिमिटेड की। बी ने ज्वाइन किया उसके बाद भी एक्स वाई एंड कंपनी यहाँ पर ऑडिट कर पाएगी। एम आई वेरी क्लियर? क्या ये दिमाग में गया? यू कैन रीड दैट वंस अगेन, एक बार क्लैरिटी हो जाएगी, पढ़ लो। Yes, Sanjay, absolutely perfect. Perfect, Amina, एकदम perfect. Do we have clarity? अच्छा क्वेश्चन था। सी इसमें है ना, ये ऐसा क्वेश्चन था जो बच्चों को थोड़ा सा घुमा देता है, राइट? थोड़ा सा आपको घुमा देता है, इस तरह का क्वेश्चन था ये। एक बार रीड करो, एक बार प्लीज फिर से रीड करो, दिमाग क्लियर होगा। चलो सुन लो, अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, लिसन टू मी। प्रोविजन क्या बोलता है? वी नो रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स हमें पता है, एक ऑडिट फर्म 2 टर्म के लिए ऑडिटर बन सकती है ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, जिसमें से उसके बाद अगर उसे रीअपॉइंट होना है तो 5 ईयर्स का कूलिंग ऑफ पीरियड लेना है, 2 टर्म। और रीअपॉइंटमेंट कब होगा? 5 ईयर्स, ओके। फिर बोला गया है कोई भी पार्टनर ऑडिट, कोई भी पार्टनर ऐसा नहीं होना चाहिए दूसरी ऑडिट फर्म में जिस ऑडिट फर्म ने पहले आपका यहाँ पर ऑडिट किए। समझेंगे हम, यहाँ पर एबीसी ने ऑडिट किया था एम लिमिटेड का, जिसके अंदर पार्टनर्स कौन थे? ए, बी एंड सी। यहाँ तक क्लियर है? इसका टेन्योर क्या हो गया है? इसका टेन्योर एक्सपायर हो गया है इस फर्म का, मतलब इसने ऑडिट कर दी है, 10 साल हो गए। यहां तक तो कुछ कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए हमारे दिमाग में, राइट? अभी एक्स वाई जेड, समझो ये एक्स वाई जेड है, ये एक्स वाई जेड ऑडिट कर रही है एम लिमिटेड की। बिल्कुल, क्या वो ऑडिट कर सकती है? 100% ऑडिट कर सकती है। जब ये अपॉइंट हुई थी एज एन ऑडिटर, तब बी पार्टनर नहीं था। जैसे ही ये अपॉइंट हो गई एज एन ऑडिटर आफ्टर 4 मंथ्स, 4 मंथ्स के बाद कौन आता है? 4 मंथ्स के बाद ये बी यहाँ पर आ जाता है एज अ पार्टनर। तो अब बोला गया क्योंकि बी एज अ पार्टनर आ गया, क्या वो कंटिन्यू कर सकती है ऑडिट? क्या ये कंटिन्यू करेगी ऑडिट? बिल्कुल कंटिन्यू करेगी, क्योंकि एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट कोई भी कॉमन पार्टनर नहीं था पिछली वाली ऑडिट फर्म का। आपका प्रोविजन ये बोलता है बेटा, जब आपका अपॉइंटमेंट हो रहा है एज एन ऑडिटर, तो पिछली ऑडिट फर्म जो है उसका कोई भी कॉमन पार्टनर आपकी ऑडिट फर्म में नहीं होना चाहिए। पर ये तो 4 मंथ्स बाद आया, इसीलिए इट इज वैलिड और एक्स वाई जेड यहाँ पर ऑडिट कर सकती है आपकी एम लिमिटेड की। ठीक है, अभी तो ठीक है, एक बार और रीड करोगे समझ आएगा। ये होते हैं कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस। ठीक है, ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ग्रीन स्टोन लिमिटेड द कंपनी कंसिस्ट ऑफ टोटल 8 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड 2 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ओके,
Four executive directors, in collusion with the auditor of the company, manipulated the accounts of the company in their own interest. यहाँ पर रुको, फुल स्टॉप करो, कभी भी पूरा एक साथ नहीं पढ़ोगे आप थोड़ा थोड़ा से समझने की कोशिश करो। पूरा एक साथ पढ़ोगे ऐसे चक्कर आएंगे कि पूछ क्या रहा है बाबा, तो धीरे धीरे से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, टोटल 8 एग्जीक्यूटिव है और 2 नॉन एग्जीक्यूटिव है। ये जो 4 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स थे, इन कॉल्यूजन यानी कि ऑडिटर के साथ मिलकर, इन कॉल्यूजन ऑडिटर के साथ मिलकर उन्होंने अकाउंट्स को मैनिपुलेट किया है, कंपनी के अकाउंट्स को मैनिपुलेट किया उनके खुद के इंटरेस्ट के लिए। यहाँ पर ओके, ये थोड़ा सा समझ आया। बाय नोइंग द कॉन्स्पिरेसी, ये सब जानकर ये जो अदर डायरेक्टर्स थे, दे डिसाइडेड टू फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। उन्हें पता चल गया कि डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स सही नहीं कर रहे, तो बाकी के डायरेक्टर्स हैव डिसाइडेड टू फाइल एन एप्लीकेशन टू NCLT। क्यों NCLT पे एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं? सो दैट टू पास द ऑर्डर फॉर द रिमूवल ऑफ ऑडिटर, ताकि NCLT इस ऑडिटर को रिमूव कर दे। तुम समझो डायरेक्टर तो गलत कर रहा है, लेकिन डायरेक्टर और ऑडिटर दोनों मिलके कंपनी के अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं। सो द अदर डायरेक्टर्स फाइल्ड एन एप्लीकेशन टू द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कि इस ऑडिटर को रिमूव कर दो। ठीक है, इन व्यू ऑफ द गिवन फैक्ट्स एंड रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, आपको एडवाइस करनी है एप्लीकेंट डायरेक्टर्स को। एप्लीकेंट डायरेक्टर्स मतलब वो डायरेक्टर्स जिन्होंने एप्लीकेशन भेजी है। फर्स्ट इज whether the tribunal is a competent authority to entertain the application of few directors for removal of auditor of the company। एक सेकेंड, क्वेश्चन ये पूछा है क्या ट्रिब्यूनल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, क्या ट्रिब्यूनल के पास पावर है, क्या ट्रिब्यूनल ऑडिटर को रिमूव कर सकता है? इन डायरेक्टर्स ने जो एप्लीकेशन भेजी, इज इट वैलिड और नॉट? तो याद करो, we have seen की power of NCLT to remove the auditor either suo moto or on the application, right? तो बिल्कुल सही है, ट्रिब्यूनल के पास पावर है, ट्रिब्यूनल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वो डायरेक्टर्स की एप्लीकेशन को यहाँ पर एंटरटेन कर सकता है। किस किस को ये प्रोविजन याद आया था? याद आया था? तो सबसे पहला अगर मेरा क्वेश्चन है ट्रिब्यूनल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है क्या? डेफिनेटली ट्रिब्यूनल इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यहाँ पर। अच्छा, ट्रिब्यूनल सुओ मोटो भी कर सकता है और एप्लीकेशन पर भी कर सकता है यहाँ पर। अच्छा, एप्लीकेशन कौन करता था? याद करो, एप्लीकेशन कौन करता था यहाँ पर? एप्लीकेशन करता था सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल को कि इस ऑडिटर को हटाओ। इफ एट ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर एप्लीकेशन करी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती थी नया ऑडिटर को अपॉइंट करने की। थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा है? हाँ, मुझे पता है कुछ बच्चों को नहीं आया होगा। ये प्रोविजन देखो, ट्रिब्यूनल खुद से या किसी की एप्लीकेशन पर, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे और कोई पर्सन हो, अगर वो सेटिस्फाइड है दैट द ऑडिटर is directly or indirectly involved in a fraudulent manner, ऑडिटर fraudulent manner में इन्वॉल्व है या फ्रॉड कर रहा है, तो वो क्या करेगी? कंपनी को ऑर्डर देगी अपना ऑडिटर यहाँ पर चेंज करो। ठीक है, सो मेंबर्स के अलावा ऑडिटर को रिमूव करने की पावर ट्रिब्यूनल के पास भी होती है। एब्सोल्युटली परफेक्ट। ईयर सेंट्रल गवर्नमेंट वाला पॉइंट जो मैंने आपको बोला, अगर एप्लीकेशन सीजी ने भेजी है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सीजी कि वो अनादर ऑडिटर को अपॉइंट करे यहाँ पर। अच्छा, ये वाला पॉइंट हो गया। सेकंड बोला गया है, विल द ऑडिटर ऑफ ग्रीन स्टोन लिमिटेड बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अदर कंपनी इफ ही इज रिमूव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ट्रिब्यूनल ने इसको रिमूव कर दिया है, तो क्या अब ये ऑडिटर किसी और कंपनी में अपॉइंट हो सकता है क्या एज एन ऑडिटर? हो सकता है, तो कितने टाइम बाद हो सकता है या नहीं हो सकता है? बताओ जरा, तुम्हारा दिमाग क्या बोलता है? दिख रहा है ये?
याद आया था, वेरी गुड प्रियांशी। राज, वेरी गुड। चांदनी, परफेक्ट। ज्योति, निशांत, आप 5 इयर्स तक नहीं हो सकते हो, 5 इयर्स के बाद हो सकते हो। एब्सोल्युटली परफेक्ट। सुभाषीष, भूमि, नैन्सी, श्वेता, पीयूष, एकदम परफेक्ट। बस वही चीज लिखनी है आपको। बेसिकली आप नहीं हो सकते हो, ऑडिटर की तरह काम नहीं करोगे फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स जब से ऑर्डर पास हुआ है। क्या ट्रिब्यूनल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी? 100% कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है यहाँ पर। ठीक है। सी, एक चीज आपको दिखेगी सेक्शन 447, तो ध्यान रखना ये सेक्शन 447 इज बेसिकली द सेक्शन ऑफ फ्रॉड। तो अगर इफ एट ऑल कहीं सेक्शन 447 दिख रहा है, इट मीन्स ये फ्रॉड का सेक्शन है और वो पर्सन इज लाइबल अंडर फ्रॉड। ठीक है, आगे बढ़े। नो चीटिंग, हाँ, क्योंकि उसमें तो माहिर है आप लोग। आंसर करो। आंसर द फॉलोइंग विथ रिगार्ड टू अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर से रिलेटेड आपको आंसर करना है। द फर्स्ट वन इज एक्स, अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होल्ड्स शेयर्स इन एबीसी लिमिटेड। द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर इज 50,000। वेदर एबीसी लिमिटेड कैन अपॉइंट हिम एज एन ऑडिटर? क्या बताओ जरा, क्या लगता है? अरे प्लीज आंसर मत देखना आप लोग, मैं इसे ना थोड़ा नीचे कर लेती हूँ। दिख रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ आ गया हमें। एक्स एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिसने शेयर्स होल्ड कर रखे एबीसी लिमिटेड में। शेयर्स का वैल्यू 50,000 है। क्या एबीसी लिमिटेड एक्स को अपॉइंट कर सकता है क्या एज एन ऑडिटर? नहीं तो क्यों नहीं कर सकता है? क्या प्रोविजन था यहाँ पर? कौन सा पॉइंट एक्सप्लेन करोगे? नहीं नहीं नहीं, अभी तक मुझे वो मिला नहीं है पॉइंट। क्या देखा था हमने? कोई भी पर्सन और कोई भी रिलेटिव का यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, उसने कोई भी सिक्योरिटी होल्ड नहीं करनी चाहिए। फिर था हावेवर रिलेटिव सिक्योरिटीज होल्ड कर सकता है और फेस वैल्यू 50,000 और करेक्टिव एक्शन लेना है 60 डेज में। याद आया? परफेक्ट सुभाषीष, एकदम परफेक्ट। अभी आंसर मिला कि आपको शेयर्स होल्ड नहीं करना है। यहाँ पर पता है 50,000 क्यों दिया? सो दैट बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि वो 50,000 पॉइंट रिलेटिव के लिए था यह किसके लिए था। तो हमें ध्यान रखना है 50,000 वाला पॉइंट था रिलेटिव के लिए। इफ इट ऑल रिलेटिव ने शेयर्स होल्ड कर रखे 50,000 तक और उस पर्सन ने कुछ भी शेयर्स होल्ड नहीं कर रखे तो वो ऑडिटर बन सकते हैं। पर यहाँ पर तो एक्स जो सीए है उसने ही शेयर्स होल्ड कर रखे, इन दैट केस ये ऑडिटर नहीं बन सकता है। क्लियर है? तो नहीं बाबा, ऑडिटर नहीं बन सकते हो। दूसरा देखो, A, a practicing chartered accountant has business relationship with XYZ Hotels Limited. The hotel used to provide services to A frequently on the same price as charged from other customers. Whether XYZ Hotels Limited can appoint A as its auditors? बताओ जरा, एक बारी बताओ ये वाला पॉइंट क्या है हमारा? अरे वाह वाह वाह, एकदम सही बोला। आई वॉज वेटिंग कौन आंसर करेगा इस बात का। एकदम सही। पीयूष, सुभाषीष, मुस्कान, नेहा, रातुल, निशांत, भूमि। सिक्योरिटी क्या थी? 1 लाख की थी। चलो, दिमाग तो यही है हमारा, इधर उधर नहीं गया, एकदम परफेक्ट बोला है। वो जो सिक्योरिटी थी 1 लाख की थी। मैं देख रही थी किसका ध्यान है इधर कि बस, या फिर दीदी जो बोल रही है वही सही है।
एकदम परफेक्ट। सिक्योरिटी वाला पॉइंट जो रिलेटिव के लिए था वो क्या था, 1 लाख का था, और करेक्टिव एक्शन 60 डेज में लेना रहेगा। एब्सोल्युटली परफेक्ट एंड आई एम ग्लैड कि आप लोगों का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर है। सेकेंड पॉइंट बोला गया है, एस ये है जिसका बिजनेस रिलेशनशिप है एक्स वाई जेड लिमिटेड के साथ, सेम प्राइस चार्ज हो रही है जो दूसरे कस्टमर से हो रही है, तो क्या आप ए को अपॉइंट कर सकते हो एज एन ऑडिटर? डेफिनेटली कर सकते हो। कमर्शियल रिलेशनशिप बिजनेस रिलेशनशिप है, लेकिन अगर वो आर्म लेंथ प्राइस पर हो रहा है तो वो वैलिड रहेगा। एंड वी नो सेम प्राइस मतलब इट इज आर्म लेंथ प्राइस। तो क्या लगता है तुम्हारे अकॉर्डिंग, क्या वो वैलिड है? क्या ए अपॉइंट हो सकता है एज एन ऑडिटर? डेफिनेटली आप अपॉइंट हो सकते हो एज एन ऑडिटर। इस तरह से आपको आंसर लिखना रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आर्म लेंथ है तो फिर आप अपॉइंट कर सकते हो। नेक्स्ट देख ले एक बार, एक्स अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज वर्किंग, एक मिनट, स्क्रीन विजिबल है ना? स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? X, a chartered accountant, is working as a general manager, accounts with ABC Limited. Could X be appointed as auditor in ABC Limited? X एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो कि जनरल मैनेजर अकाउंट्स की तरह काम कर रहा है विद ABC लिमिटेड। क्या आप X को ऑडिटर की तरह अपॉइंट कर सकते हो? ऑलरेडी वो जनरल मैनेजर की तरह काम कर रहा है, क्या आप उसको ऑडिटर की तरह अपॉइंट कर सकते हो क्या? वॉट डू यू थिंक? ये यस आंसर किसका आ रहा है? स्क्रीन विजिबल है उसका या फिर? हाँ जी, क्या है हमारा इसका आंसर? व्हाट डू यू थिंक? याद कर रहा हूं, प्रोविजन याद करो। परफेक्ट, वेरी गुड। अगर आप एम्प्लॉय हो तो आप नहीं बन सकते, यू आर ऑलरेडी एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। आप अगर ऑफिसर हो, अगर एम्प्लॉय हो, अगर डायरेक्टर हो, तो फिर आप ऑडिटर की तरह एक्ट नहीं कर सकते हो। एब्सोल्युटली परफेक्ट। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? नो, वो ऑडिटर की तरह काम नहीं कर सकता है बिकॉज ऑलरेडी वो एम्प्लॉय है। अच्छा, डिसक्वालिफिकेशन का सेक्शन याद है हमें? व्हाट इज द सेक्शन फॉर डिसक्वालिफिकेशन? सेक्शन नंबर 141। तो उसको आप एक्सप्लेन करोगे? चलो, और क्वेश्चंस देखें। वेरी गुड गाइज, अमीना, ज्योति, शैलेश, अक्सा, ग्रेट, परफेक्ट, भूमि, मुस्कान। चल, नेक्स्ट ये रहा। यहाँ पर भी आपको बताना है, स्टेट करो वेदर द फॉलोइंग पर्सन्स आर एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। क्या ऑडिटर बन पाएंगे? सबसे पहला है, पढ़ो उसे और येस और नो में आंसर करो, प्रोविजन भी बताना साथ में। पढ़ा पहला वाला? नहीं नहीं, नहीं बन सकता बिकॉज उसने गारंटी दी है, और अगर आपने गारंटी दी है इन दैट केस आप यहाँ पर ऑडिटर नहीं बन पाओगे। क्वेश्चन क्या है? ये कंपनी एमएनओ लिमिटेड केशव को अपॉइंट करना चाहती है एज एन ऑडिटर। ओके, अब ये केशव की फर्म का एक पार्टनर है दैट इज नवीन। केशव ने गारंटी नहीं दी है, बट केशव की फर्म का जो पार्टनर है नवीन, उन्होंने गारंटी दी है कंपनी को 1.10 लाख रुपीज की गारंटी दी है, ठीक है। 1.
1.10 लाख रुपीस की गारंटी दी किसी थर्ड पर्सन की रिलेशन में उनकी इंडेप्टनेस के लिए। यहाँ पर बेटा, यहाँ पर इंडेप्टनेस वाला पॉइंट कतई नहीं आएगा, है ना। यहाँ पर पॉइंट है गारंटी वाला, समझो। यहाँ पर पॉइंट गारंटी वाला है कि नवीन ने गारंटी दी है फॉर 1.10 लाख ओनली इन कनेक्शन विद थर्ड पार्टी की गारंटी दी है। यहाँ पर गारंटी किसने दी है? उसी के एक पार्टनर ने गारंटी दी है। यहाँ पर अभी आपको बताना है क्या केशव अपॉइंट हो सकता है एज एन ऑडिटर, तो हम गारंटी वाला पॉइंट याद करेंगे। गारंटी वाले पॉइंट में क्या था, अगर कोई पर्सन या उसका पार्टनर या उसके रिलेटिव ने कंपनी को गारंटी दी है इन कनेक्शन विद थर्ड पर्सन इन एक्सेस ऑफ 1 लाख रुपीज, इन दैट केस क्या होगा, वो पर्सन ऑडिटर नहीं बन सकता। क्या एक्सेस ऑफ 1 लाख रुपीज है? हाँ जी, 1.10 लाख रुपीज है। तो इस केस में केशव अभी ऑडिटर नहीं बन पाएगा आपका। क्लियर हुआ ये पहला पॉइंट? 1 लाख गारंटी वाली बात है ये। एम आई वेरी क्लियर? इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? यस यस, बर्नार्ड अर्नोल्ट वैलिड होगा बेटा। नहीं, सेक्शन के साथ सब सेक्शन लिखना बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप से इतना ही एक्सपेक्ट करते हैं, आप सिर्फ सेक्शन लिखो। राज पटवा, वो मैं बोलूंगी कुछ पॉइंट्स जो मैं एक्स्ट्रा लिखवाती हूँ वो आप ई नोट्स में लिख दो खुद से, मॉड्यूल्स में पढ़ो, अलग अलग मटेरियल हो जाएगा। पहला क्लियर है। दूसरा है डायरेक्टर्स ऑफ डीईएफ लिमिटेड वांट्स टू अपॉइंट आर्यमन अ प्रैक्टिसिंग सीए एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। आर्यमन ही इंडेप्टेड है कंपनी को फॉर 4,95,000। और यहाँ पर इंडेप्टनेस वाला पॉइंट क्या था, कोई भी पर्सन ऑडिटर नहीं बन सकता इफ ही इज इंडेप्टेड टू द कंपनी इन एक्सेस ऑफ 5 लाख। 4,95,000 है, इट मीन्स आर्यमन यहाँ पर ऑडिटर डेफिनेटली बन सकता है, क्योंकि लिमिट अंडर 5 लाख है तो वो क्या बन सकता है, ऑडिटर यहाँ पर बन सकता है। ठीक है। थर्ड है मंजू इज वर्किंग एज अ परचेज मैनेजर इन RST लिमिटेड। डायरेक्टर्स want to appoint वैभव हस्बैंड ऑफ मंजू एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। सुनो सुनो सुनो, क्या बोला, मंजू यहाँ पर काम कर रही है RST लिमिटेड में परचेज मैनेजर। सो सिंपली क्या नहीं से वो एम्प्लॉय की तरह काम कर रही है। RST लिमिटेड के जो डायरेक्टर्स हैं वो मंजू के हस्बैंड को अपॉइंट करना चाहते हैं एज एन ऑडिटर। क्या वो सही है क्या? सोचो थोड़ा सा, प्रोविजन रिकॉल करो, सिर्फ प्रोविजन रिकॉल करना और आंसर्स आपके पास होंगे। अरे वाह वाह यार, बहुत खुश कर देते हो तुम लोग। हमने पॉइंट क्या था, एक बार प्रोविजन देखो, पॉइंट क्या था यहाँ पर, डिस्क्वालिफिकेशन क्या क्या था बेटा, अगर कोई डायरेक्टर है, कोई डायरेक्टर है तो उसका रिलेटिव ऑडिटर नहीं बन सकता, कोई KMP है तो उसका रिलेटिव ऑडिटर नहीं बन सकता, पर एम्प्लॉय का रिलेटिव तो बन सकता है यहाँ पर। सो डेफिनेटली अगर आप एम्प्लॉय के रिलेटिव हो तो आप अपॉइंट हो सकते हो एज एन ऑडिटर। तो एक बार नोट्स देखना, उसमें ये चीज़ का ध्यान रखना कि डायरेक्टर का रिलेटिव ऑडिटर नहीं बन सकता, KMP का रिलेटिव ऑडिटर नहीं बन सकता, पर ऐसे तो हजारों एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, तो आप कैसे ध्यान रखोगे किसका कौन सा रिलेटिव है, एंड दैट इज वाई एम्प्लॉय का अगर कोई रिलेटिव है ही कैन बिकम द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। यही तीनों पॉइंट्स का आंसर दे रखा है आपका। आपको आंसर कैसे करना होता है, सबसे पहले पहले पॉइंट में यू हैव टू एक्सप्लेन द प्रोविजन। जैसे यहाँ पर आपने प्रोविजन बता दिया गारंटी वाला, सबसे पहले आपने गारंटी वाला प्रोविजन बता दिया कि कोई भी गारंटी नहीं देनी है इन एक्सेस ऑफ 1 लाख। फिर बताओगे केशव एज पर द प्रोविजन यहाँ पर अपॉइंट नहीं हो सकता है। सेम हमने सेकंड में किया, प्रोविजन बताओगे आंसर करोगे। सेम थर्ड में किया, मंजू परचेज मैनेजर है कंपनी में, डायरेक्टर नहीं है, ठीक है।
इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रही हूँ। मंजू इज अ परचेज मैनेजर एंड नॉट डायरेक्टर इन द कंपनी, हेंस उसका हस्बैंड वैभव ऑडिटर की तरह अपॉइंट हो सकता है RST लिमिटेड में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिख रहा है ना? हाँ जी, पढ़ो इसे। नहीं नहीं, सी क्यों पास्ट ईयर क्वेश्चंस कर पा रही हो? सो इफ एट ऑल अब अगर ICSI क्वेश्चन पूछता है तो अब तो आप सही आंसर कर पाओगे, अभी दिमाग चलेगा। अदरवाइज आपका दिमाग सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है यहाँ पर कि एम्प्लॉय हो या कोई भी हो, अगर उसका रिलेटिव है तो वो ऑडिटर नहीं बन सकता। अभी आपके दिमाग में आया, ओके मैम डायरेक्टर का रिलेटिव है दैन ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, बट अगर एम्प्लॉय का रिलेटिव है तो वो ऑडिटर की तरह अपॉइंट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रणवीर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ द कंपनी, हैज मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस विद रिस्पेक्ट टू द अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंटरनल ऑडिटर। रणवीर CFO ने कुछ ऑब्जर्वेशंस बनाए हैं रिलेटेड टू इंटरनल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट। सबसे पहला, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हु इज अ CA हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग इंटरनल ऑडिट इन पास्ट। ठीक है, वो बोला रखा है रणवीर ने कि वो अपॉइंट नहीं हो सकता है एज एन इंटरनल ऑडिटर। यू हैव टू टेल मी कि वो इंटरनल ऑडिटर की तरह अपॉइंट हो सकता है या नहीं हो सकता। उससे पहले इंटरनल ऑडिटर का सेक्शन क्या है? सेक्शन नंबर 138। इंटरनल ऑडिटर कौन कर सकता है? CA कर सकता है, CS कर सकता है, कोई भी प्रोफेशनल कर सकता है बोर्ड का, कंपनी का एम्प्लॉय भी कर सकता है यहाँ पर। ठीक है, और कोई पर्सन जो एम्प्लॉय नहीं है वो भी कर सकता है। अभी आपके अकॉर्डिंग बताना है, ये रणवीर का ऑब्जर्वेशन है कि ये पर्सन अपॉइंट नहीं हो सकता एज एन ऑडिटर, ये ऑब्जर्वेशन सही है या गलत है? बताइए जरा, व्हाट डू यू थिंक, क्या वो अपॉइंट हो सकता है एज एन ऑडिटर? हाँ जी, क्या लगता है? अरे अरे अरे, जो यस बोल रहे हो क्यों बोल रहे हो, नो बोल रहे हो क्यों नहीं? ठीक है, सुभाषिस हैव आंसर्ड कि मैम कैन बी अपॉइंटेड एज इंटरनल ऑडिटर, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एब्सोल्युटली परफेक्ट। ठीक है, डेफिनेटली आप अपॉइंट हो सकते हो एज एन ऑडिटर, तो इसका ऑब्जर्वेशन गलत है। कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या जिसने पास्ट में ऑडिट किया वो नहीं कर पाएगा? हमने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं। इट मीन्स ये ऐसे मन से बातें बना रहे हैं। तो फर्स्ट केस इज रॉन्ग, पर्सन अपॉइंट हो सकता है एज एन ऑडिटर। सेकंड देखो, एसोसिएशन ऑफ CA, क्या बोला? CA का एसोसिएशन है आजाद नगर में, स्पेशलाइज्ड इन इंटरनल ऑडिट, ये बोल रहा है कैन बी अपॉइंटेड। अभी ध्यान से समझने की कोशिश करो। हमने देखा था कौन ऑडिट कर सकता है? इंडिविजुअल कोई पर्सन है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA CMA, वो ऑडिट कर सकता है। उनकी कोई फर्म है वो ऑडिट कर सकती है। बट आपने कहीं नहीं पढ़ा एसोसिएशन ऑडिट कर सकती है ना, ग्रुप ऑफ पर्संस। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन गलत है, ये पर्सन ऑडिट नहीं कर सकता, कैन नॉट बी अपॉइंटेड। ठीक है, थर्ड है हमारा बी प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी है विच इज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय CAs engaged इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंटरनल सर्विसेज। ये बोलता है वो अपॉइंट हो सकती है, बताओ। गरिमा, हमें उस पर फोकस नहीं करना बेटा। इसमें एक ट्विस्ट वाला पॉइंट है दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। सी, इंटरनल ऑडिट की बात करें तो इंटरनल ऑडिटर कैन बी एन इंडिविजुअल, कैन बी अ फर्म, और कैन बी अ बॉडी कॉरपोरेट। अभी बताओ क्या आंसर होगा?
क्या वो अपॉइंट हो सकता है? यस, बिकॉज इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, वो अपॉइंट हो सकता है। तो ये पॉइंट सिर्फ इंटरनल ऑडिट में है, स्टेचुटरी ऑडिट में नहीं है। स्टेचुटरी ऑडिट में क्या है, आप अगर इंडिविजुअल अपॉइंट हो सकते हो, पार्टनरशिप फर्म जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड थर्ड आपकी एलएलपी भी अपॉइंट हो सकती है एज एन स्टेचुटरी ऑडिटर। लेकिन कौन से पार्टनर्स ऑथोराइज्ड होंगे टू एक्ट एंड साइन? ऐसे पार्टनर्स जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। बट इन द केस ऑफ इंटरनल ऑडिट, इंडिविजुअल, फर्म और बॉडी कॉर्पोरेट तीनों ही अपॉइंट हो सकते हैं एज एन इंटरनल ऑडिटर। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा यस। ठीक है, 3 मार्क का क्वेश्चन है, मतलब 1 मार्क ईच यहाँ पर। ये इंटरनल ऑडिट को एक्सप्लेन करना है, सीए, कॉस्ट अकाउंटेंट, एनी अदर प्रोफेशनल्स यहाँ पर, एंड देन इसी तरह से आपके आंसर्स में आप एक्सप्लेन कर सकते हो कौन बन सकता है एंड कौन नहीं बन सकता है। डू यू गाइस हैव एनी डाउट? अच्छा, एक क्वेश्चन और करवाती हूँ मैं आपको। अच्छा, सेकंड पॉइंट में क्यों नहीं कर सकते हैं? देखो बेटा, सेकंड पॉइंट में ये एसोसिएशन है। प्रॉब्लम क्या आई है? क्योंकि एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट नहीं हो सकती। अगर वो इंडिविजुअल होता तो वो हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म होती तो ऑडिटर की तरह बन सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट है तो ऑडिटर की तरह बन सकता है, बट इट इज एन एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ पर्सन, कोई भी ग्रुप ऑफ पर्सन वो एलिजिबल नहीं है टू बी अपॉइंटेड एज एन इंटरनल ऑडिटर। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। मैं एक बार अभी December 24 का पेपर देख लेती हूँ, उसमें कोई क्वेश्चन है, सो वी विल सी दैट, उसको सॉल्व करेंगे। बाकी कैसा लगा आप लोगों को आज? हम्म, आपको क्वेश्चन करवाऊं December 24 के पेपर का? जस्ट अ मिनट। जरा देख लेते हैं हम लोग। रेडी हो ना? मजा आया? ग्रेट ग्रेट, ऑसम। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, देन वी विल श्योरली वाइंड अप। हम्म सबसे पहला है आपका क्वेश्चन 2 का सी। हम्म चलो, ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, विजिबल है, राइट? देखो क्या बोला है यहाँ पर। सुभाषिश, जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो भी पास्ट ईयर क्वेश्चन थे, दीज वर कवर्ड। इससे ज्यादा इस चैप्टर में और कोई भी न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है? सो डू नॉट वरी अबाउट दैट पार्ट, है ना? RK Info Private Limited, the company has the following financial details as on 31st March 24. According to its financial statement, paid up share capital है 60 करोड़ का, टर्नओवर 180 करोड़ का, एंड आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट से 30 करोड़ का। तो सबसे पहले क्या देखना है आपको, ये प्राइवेट कंपनी, इसकी इंफॉर्मेशन है। कंपनी इज प्लानिंग टू अपॉइंट सलीम, हु इज करंटली सर्विंग एज द होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी एज इट्स इंटरनल ऑडिटर। कंपनी सोच रही है सलीम को अपॉइंट करे, जो कि होल टाइम सीएस है ऑलरेडी कंपनी में। आपको बोला गया है यू आर रिक्वेस्टेड टू असेस द फॉलोइंग। क्या देखना है आपको यहाँ पर? को मैं ना पूरा इसको ओपन कर देती हूँ फाइल को।
यू हैव टू असेस आर के इन्फो प्राइवेट लिमिटेड को क्या मैंडेटरीली इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना है क्या? जस्ट टेल मी, क्या उसको मैंडेटरीली इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना है? सुभाषीष, इसमें ऐसे कोई न्यूमेरिकल्स मैथमेटिक्स जैसे नहीं पूछे जाते बेटा, ठीक है? ये मैथमेटिक्स जैसे न्यूमेरिकल्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है तो ये केस बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही है, समझ रहे हो चीज को? इंटरनल ऑडिट होगी या नहीं होगी, ऑडिटर डिसक्वालिफाइड है एलिजिबल है, तो इससे ही हम न्यूमेरिकल बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बोलते हैं, ठीक है? तो मैथमेटिक्स नहीं है, कंपनी लॉ है यहाँ पर। क्या है, क्या दिमाग लगाओगे यहाँ पर, पहले मुझे ये बताओ, आपके अकॉर्डिंग अपॉइंट होगा या फिर अपॉइंट नहीं होगा? हाँ, मेरे को आंसर्स नहीं मिले अभी तक। सबसे पहले इंटरनल ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी क्या है, बिकॉज इट इज अ प्राइवेट कंपनी। हमने क्या देखा था कि मैम यहाँ पर क्या एप्लीकेबल होगा, हमारा पेड अप शेयर कैपिटल था, डिपॉजिट्स था, आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरोइंग्स और टर्नओवर था। हमारे प्राइवेट कंपनी में क्या था, आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरोइंग्स 100 करोड़ और मोर, या फिर जो कंपनी का टर्नओवर है वो कितना होना चाहिए, 200 करोड़ और मोर। क्या यहाँ पर डिपॉजिट और पेड अप शेयर कैपिटल से हमें मतलब है क्या? बिल्कुल मतलब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है, हम इसे नहीं देखेंगे। तो ये दोनों डिटेल्स आपके लिए इररेलेवेंट हो गई हैं। अभी टर्नओवर इज विद इन द लिमिट्स 180 करोड़ से। आउटस्टैंडिंग लोन्स के बारे में आपको कोई डिटेल्स नहीं दे रखी है। तो सबसे पहले आपको बताना है मैंडेटरीली इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करना नहीं है, नो। क्या एक्सप्लेन करोगे? पूरा सेक्शन 138 का प्रोविजन यहाँ पर एक्सप्लेन आपको करना रहेगा। परफेक्ट, वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट बोला गया है, क्या ना कंपनी सेक्रेटरी, क्या कोई कंपनी सेक्रेटरी जो कि होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है विथ अ कंपनी बी अपॉइंटेड एज द इंटरनल ऑडिटर ऑफ द सेम कंपनी अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेबल प्रोविजंस? क्या लगता है, जो होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी है एम्प्लॉयमेंट में, क्या वो इंटरनल ऑडिटर की तरह अपॉइंट हो सकता है क्या? तो यहाँ पर भी आपको सेक्शन 138 को एक्सप्लेन करना है। ऐसा पर्सन जो कंपनी का एम्प्लॉय है वो अपॉइंट हो सकता है एज एन ऑडिटर। सो अगर कंपनी सेक्रेटरी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑथोराइज किया है, इफ ऑथोराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो अपॉइंट हो सकता है इवन दो वो होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी है, वो यहाँ पर ऑडिट कर सकता है। कोई डाउट है यहाँ पर हमें? इजीली हो गया। 3 मार्क का क्वेश्चन अभी के एग्जाम में आया, कर सकते हैं ना हम लोग? डेफिनेटली कर सकते हो। चलो और क्वेश्चन देखिए इसी के। इजी हो गया, वेरी गुड, यस। हाँ जी, और कौन सा क्वेश्चन आया है आपके पास? यस, दिस इज द क्वेश्चन। पढ़ो इसे, रीड करो, किससे रिलेटेड बात कर रहा है? क्या प्रोविजन है?
इजी था, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था। दिखने में हमें ऐसा लग रहा है बेटा ये केस स्टडी है, राइट। क्वेश्चन ऐसा लग रहा है लेंदी है, बट इट इज नॉट एट ऑल लेंदी। डायरेक्टली आपसे पूछा गया है फिजिबिलिटी बताओ रीओपनिंग ऑफ अकाउंट से रिलेटेड एंड रीकास्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। वी ऑल वेरी वेल नो सेक्शन 130 टॉक्स अबाउट रीओपनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर किसने ऑर्डर किया है, कोर्ट ने और ट्रिब्यूनल ने, राइट। इफ ऑर्डर्ड बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल, इस केस में क्या हुआ है, ये सक्सेसफुली रन कर रही है। 2021 में कंपनी को इंक्रीज हुआ रेवेन्यू और प्रॉफिट्स में। 24-25 में विसल ब्लोअर के थ्रू पता चला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनिपुलेट किए थे टॉप मैनेजमेंट ने। कंप्लेन गई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन करी एंड बेस्ड अपॉन दैट उन्होंने बोला अकाउंट्स को रीओपन करना है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीकास्ट करना है। टोटली पूरा का पूरा आपको क्या करना है, सेक्शन 130 को एक्सप्लेन करना है यहाँ पर। अच्छा, क्या क्या पॉइंट्स लिखोगे आप यहाँ पर? ऑर्डर कौन करने वाला है, कोर्ट और ट्रिब्यूनल। अगर एप्लीकेशन भेजी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स अथॉरिटी ने या कोई और अथॉरिटी ने। क्या इस साल के अकाउंट्स रीओपन हो सकते हैं? कौन सा पॉइंट लिखोगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पास्ट 8 फाइनेंशियल ईयर्स वो रीओपन हो सकते हैं। तो लास्ट 8 फाइनेंशियल ईयर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आप रीओपन कर सकते हो। पूरा प्रोविजन रीओपनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स से रिलेटेड आपको एक्सप्लेन करना है। जो भी अकाउंट्स को रीओपन किया, रिकास्ट किया, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज फाइनल। एब्सोल्युटली परफेक्ट, इजी पीजीली हो गया है। आपके एग्जाम में आता तो डेफिनेटली ये 5 मार्क्स आर इन योर पॉकेट, ठीक है। ये वॉलेंट्री रिवीजन नहीं है, ये रीओपनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स है इफ ऑर्डर्ड बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल, ठीक है। लास्ट 8 ईयर से यहाँ पर है ना, कोई कंफ्यूजन? पूरा एक्सप्लेन कर दोगे। एनसीएलटी कब ऑर्डर करेगी, जब उन्हें लगता है अकाउंट्स फ्रॉड्यूलेंट मैनर में प्रिपेयर हुए हैं या फिर अफेयर्स आर मिसमैनेज्ड। ठीक है, एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। अगर अफेयर्स मिसमैनेज है, फ्रॉड्यूलेंट मैनर है, और क्वेश्चन करेंगे। ओहो, जस्ट अ सेकेंड, इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड और क्वेश्चंस एक बारी देख लेते हैं हम लोग। इट इज ऑफ स्वैट इक्विटी और इंटरिम डिविडेंड। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन जो इसी चैप्टर का है, पढ़ो इसे। ये सुभाषिश बिल्कुल अच्छा जाएगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा ना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पहले साइनिंग से रिलेटेड पॉइंट देख लो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कौन साइन करता है यहाँ पर? साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे पहले चेयरपर्सन इफ ऑथोराइज्ड बाय बोर्ड, प्लस या फिर सॉरी और, ठीक है, और 2 डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच 1 शैल बी मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। और क्या प्रोविजन है हमारा? प्लस सीईओ, ये वैसे मैंने बहुत अच्छे से बताया, प्लस सीएफओ प्लस सीएस इफ एनी। अच्छा, सीईओ कब होगा? इफ ही इज अ डायरेक्टर, और ये दोनों इफ एनी।
अगर कंपनी में अपॉइंटेड है तो इन लोग भी साइन यहाँ पर करेंगे। अभी क्वेश्चन क्या है, रॉकी इमेजेस लिमिटेड में वरुण इज अ CFO एंड प्रतीक इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर। ओके, देयर इज नो होल टाइम डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस ऑफ द कंपनी, मतलब ये नहीं है, ठीक है, सॉरी, होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, इंचार्ज ऑफ फाइनेंस ऑफ द कंपनी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखो, वरुण जो CFO है उसे लगता है अगर कोई भी एलिगेशन शेयर होल्डर्स लगाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में विच इज नॉट कंप्लाइंग विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो MD प्रतीक लाइबल होगा। ओके, वरुण को लग रहा है प्रतीक लाइबल होगा और प्रतीक को पनिशमेंट होगी। MD को लग रहा है ये जो वरुण है ना CFO, वो रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको पनिशमेंट यहाँ पर होगी। तो एक आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गया दोनों के बीच में। अभी आपको बताना है इस सिनेरियो में क्या सही है। जैसा कि मैंने आपको प्रोविजन के टाइम पर भी बताया था, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेंटेनिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यहाँ पर ज्यादा प्रोविजन किसका जा रहा है, ऑफ मेंटेनिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। साइनिंग से भी ज्यादा रिलेटेड यहाँ पर आप किसकी बात करोगे, यहाँ पर आप बात करोगे मेंटेनिंग की, कि कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। और हमें पता है हर एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है, सिर्फ मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं, सिर्फ CFO नहीं, अदरवाइज बोथ दीज पर्सन्स विल बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड अगर कुछ गलत हो जाता है तो दोनों ही लाइबल है, दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है। इट मीन्स MD, WTD, CFO, एनी अदर पर्सन, अगर ये नहीं है तो सारे डायरेक्टर्स लाइबल होंगे। क्या एक्सप्लेन कर सकते हो, मेंटेनेंस वाला पॉइंट एक्सप्लेन करना है, साइनिंग वाला इतना रेलिवेंट नहीं है। देखो अगर आप ऊपर से पढ़ोगे तो आपको कंफ्यूजन होगा कि हमें साइनिंग वाला बताना है या मेंटेनेंस वाला बताना है, लेकिन इफ वी रीड दिस क्वेश्चन और जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग मेंटेनेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला पॉइंट एकदम परफेक्ट है। पहले आप वो एक्सप्लेन करोगे, इफ एट ऑल टाइम परमिट्स तो आप साइनिंग वाला प्रोविजन भी यहाँ पर लिख सकते हो। एम आई वेरी क्लियर? आर्ग्यूमेंट खत्म करवा दोगे, एज अ CS कर सकते हो। डन है, सो पूरा लिख दोगे यहाँ पर आप लोग, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, MD, WTD, ठीक है, CFO, राइट, एनी अदर पर्सन, अगर नहीं है एब्सेंस में ऑल डायरेक्टर्स और एनी अदर पर्सन। अच्छा, होल टाइम डायरेक्टर हमें पता है ये इंचार्ज ऑफ फाइनेंस होना चाहिए, एंड दिस वाज योर पास्ट ईयर क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा ये भी देख लो, XBRL का क्वेश्चन है, पहला वाला क्वेश्चन 3 मार्क का था, ये है आपकी 2 मार्क का क्वेश्चन, ये भी पास्ट ईयर क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा December 24 का, पढ़ो। हम्म XBRL वाला है, बड़ा ही इजी है, और लड़ो इनको, देखो हमें तो और मजा आएगा। मैम अगर आप एग्जाम देने चले गए तो 110 मार्क्स आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बर्नार्ड, मेरा एग्जाम हो गया, आई होप आप सभी के भी बहुत अच्छे मार्क्स आए। एंड अभी मुझे लग रहा है आप लोगों का कॉन्फिडेंस 100% बूस्टअप हुआ होगा, स्पेशली जब मैं अभी लास्ट अटेम्प्ट का एक क्वेश्चन पेपर आपके सामने ला रही हूँ एंड यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो आपको लग रहा होगा ओके मैम PPT नोट्स में सब कवर्ड है, ई नोट्स में कवर्ड है, तभी हम यहाँ पर सॉल्व कर पा रहे हैं, अदरवाइज आपके माइंड में कंफ्यूजन रहेगा, ठीक है। सो आई होप अभी दिमाग में गया होगा। क्या क्वेश्चन है, अनलिस्टेड कंपनी है रेशियम सीमेंट्स लिमिटेड जिसका टर्नओवर 200 करोड़ था 2017-18 में। ओके, तो उसका टर्नओवर था 200 करोड़ का, एंड दैट इज वाई उसने XBRL मोड में अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर दी, ठीक है। अभी उसका टर्नओवर डिक्लाइन होने लग गया ड्यू टू इनएडिक्वेट डिमांड ऑफ सीमेंट्स एवरी ईयर, एंड इन फाइनेंशियल ईयर 23-24 कंपनी को कितना टर्नओवर हुआ, सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ का टर्नओवर हुआ है। कौन से ईयर में, 2023-24 में 40 करोड़ का ही टर्नओवर हुआ है।
अच्छा, कंपनी का अकाउंटेंट बोलता है कि अभी XBRL मोड की फाइलिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी लिमिट रीच ही नहीं हुई है और 5 years भी एक्सपायर हो गए. यू हैव टू कमेंट द व्यू ऑफ अकाउंटेंट. अकाउंटेंट का व्यू गलत है बिकॉज इफ द कंपनी हैज़ वंस फाइल्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन द XBRL मोड then it shall continue to file all the financial statements in the XBRL mode irrespective of the limit of turnover. आपको XBRL मोड में ही फाइल करना है. इट वुड बी AOC फॉर XBRL. तो हमें ये 5 years वाला प्रोविजन तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, राइट. सो वंस XBRL ऑलवेज XBRL. इजी पीजी है. सो आपके पास्ट ईयर का जो पेपर था वो भी हमने पूरा पूरा सॉल्व कर दिया है. एक बार और देख लेती हूँ. चलो अभी तो पार्ट 2 आ गया. सो हमारे सारे क्वेश्चन पास्ट ईयर से रिलेटेड यहाँ पर कवर हो चुके हैं. क्या कोई डाउट है अभी? क्या इंटरनल ऑडिट LLP कर सकती है जैसे फर्म करती है? बिल्कुल, LLP इज ऑल्सो बॉडी कॉर्पोरेट चांदनी गुप्ता, तो LLP भी इंटरनल ऑडिट कर सकती है. आई होप फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड साइनिंग कैसे होती है चांदनी वो आपको क्लियर हो गया होगा. फिर भी एक बार और बता देते हैं. सी, अगर चेयरपर्सन ऑथोराइज्ड है तो वो साइन करेगा, ठीक है. अगर नहीं है तो इनमें से कोई भी कर सकता है. और आया या फिर 2 डायरेक्टर्स करेंगे, आउट ऑफ विच एक पर्सन कौन होना चाहिए? एक डायरेक्टर होना चाहिए. 1 शैल बी मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है. ये और है. प्लस अब कौन करेगा? CEO साइन करेगा, प्लस और CFO साइन करेगा, प्लस कंपनी सेक्रेटरी साइन करेंगे अगर वो अपॉइंटेड है कंपनी में. CEO इफ ही इज अ डायरेक्टर, ठीक है. ये है रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का साइनिंग वाला प्रोविजन. क्या और कोई डाउट है हमारे दिमाग में? बेस्ट क्लास, थैंक यू सो मच गरिमा. डेफिनेटली आई विल ट्राई कि मैं आपको हर क्लास की बात कराऊं, लेकिन देखो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है. सो व्हाट आई एम प्लानिंग फॉर ऑल ऑफ यू इज दैट जैसे ही हमारा पार्ट 1 पूरा कंप्लीट होता है उसके बाद हम पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. द रीजन इज दैट मैंने अकाउंट्स एंड ऑडिटर्स चैप्टर का करवाया क्योंकि अभी आपको पेपर में दिख गया होगा 8 to 10 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए. इस चैप्टर का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है एंड दैट्स वाई आई डोंट वॉन्ट कि आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट रहे. क्योंकि इस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा, अभी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड मोर ओवर इट इज़ गोइंग टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है. कभी कभी कुछ चैप्टर्स होंगे जिनका वेटेज ही 4 to 5 मार्क का होता है, राइट. सो व्हाट आई विल डू इज पार्ट ए जैसे ही हमारा पूरा कंप्लीट होता है हम कुछ कुछ चैप्टर्स को लेंगे, कंबाइन करेंगे 3-4 चैप्टर्स को और उसके पास्ट ईयर क्वेश्चन करेंगे. एक ये वे है. दूसरा हम कब कर सकते हैं? जैसे ही आपका पूरा कंपनी लॉ का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है. देखो पार्ट बी में तो मैं साथ साथ करवाऊंगी आपको क्वेश्चंस. पार्ट ए के लिए हम क्या करेंगे? जैसे ही कंपनी लॉ का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है आफ्टर दैट आप भी रिवाइज कर कर आओगे अच्छे से एंड आफ्टर दैट हम थोड़े थोड़े चैप्टर्स लेंगे और उसके पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ये तो मैं करवाऊंगी. आपको आपके एंड से क्या करना है इस चीज़ का भी ध्यान रखना. जैसे ही चैप्टर हो जाता है आपको भी अपने एंड से थोड़ी सी मेहनत करनी रहेगी. दैट इज आपको देखना रहेगा. ICSI की वेबसाइट पर जाओ, पास्ट क्वेश्चन मिल जाते गाइडलाइन आंसर्स के साथ. जस्ट हैव अ लुक कि ओके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते. मोर ओवर जो DPPs आपको प्रोवाइड करे जाते दैट इज डेली प्रैक्टिस पेपर्स, उनको बिल्कुल भी ओवरलुक मत करना बिकॉज दीज आर द थिंग्स जिसमें आपके पास्ट ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड करे जाते हैं. आपको लग रहा होगा कि मैम DPP ऐसे ही है क्या? DPP इज नॉट फॉर द टाइम पास, ठीक है. DPP इसलिए दे रखा है बच्चा लोग सो दैट आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस को देख पाओ वहां पर, ठीक है. टेस्ट पेपर में भी आपके पिछले साल के क्वेश्चंस ही होते हैं, राइट. कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, कुछ पिछले साल के क्वेश्चंस होते हैं, तो इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना. व्हाट आई एम प्लानिंग इज एक बार आपका पार्ट ए पार्ट बी दोनों हो जाए क्योंकि पार्ट बी में तो हम साथ साथ पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करते हैं, वो हो जाए एंड आफ्टरवर्ड्स मैं आपको पार्ट ए के कुछ कुछ चैप्टर्स लेकर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा दूंगी. सो एक बार हमारा कंपनी लॉ का पार्ट बी तो हम लोग साथ साथ करेंगे क्वेश्चंस पास्ट ईयर के, ठीक है. आफ्टर दैट गेट्स कंप्लीटेड हमारा सी लॉ का कंप्लीट हो जाता है.
सिलेबस, उसके बाद मैं आपको कुछ कंबाइन कर दूंगी चैप्टर्स एंड उसके सेशंस लगवा देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। लेकिन कुछ चैप्टर्स होंगे जिनका वेटेज 3, 2, 4, 5 मार्क का होगा। प्लीज़ उसके लिए डीपीपीज रेफर करना, अपने एंड से भी मेहनत करना, अपने एंड से भी थोड़ा सा हार्ड वर्क मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आप लोगों से, एंड आई होप आप लोग मेरी ये बात सुनोगे। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी। डू वी हैव एनी डाउट? सो जस्ट लेट मी नो कैसा लगा आज का सेशन। एंड वन मोर थिंग, क्या अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल 100% बूस्टअप हो गया? क्या ऐसा लगा कि दीदी इस चैप्टर में से अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम सॉल्व कर लेंगे, बस हमें एक बार रिवाइज करना रहेगा, राइट? ऐसा लगा है ना? सो दिस इज द पावर ऑफ सॉल्विंग पास्ट ईयर क्वेश्चंस। यहाँ पर मैंने करवाए, लेकिन थोड़ा सा आपको खुद से भी एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, है ना बेटा? आप लोगों का बस चले तो मैं ही तुम्हारा पूरा कंपनी लॉ का पेपर लिख कर आ जाऊँ, लेकिन थोड़े से एफर्ट्स अपने एंड से, थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन अपने एंड से भी करना होता है। आपको हर चैप्टर का डीपीपी सॉल्व करना है। आपको क्या करना है, इट विल हार्डली टेक योर 10 to 20 मिनट्स। दैट व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको ओके पास्ट ईयर आईसीएसआई के गाइडलाइन आंसर्स देखने रहेंगे। ठीक है, मजा आ गया? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ग्लैड टू नो ऑल दीज। यस, अब लग रहा है ना क्वेश्चन कर लोगे। ग्रेट। Okay, then in the next class we are going to start a new chapter. So उससे पहले आई होप इस संडे का आप बेनिफिट लोगे। इस संडे में कुछ चैप्टर्स को आप रिवाइज करोगे, अगर नोट्स बनाने हैं तो आप नोट्स बनाओगे। एक और एडिशनल चीज़ मैं आपको बोल देती हूँ, अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो चाहता है कि मैम हमें ना चैप्टर वाइज PYQs करने हैं, सो इफ़ एट ऑल अगर आप ऐसा करना चाहते हो, वैसे तो सभी DPPs के अंदर प्रोवाइडेड हैं, तो स्कैनर्स आती हैं, राइट? वो स्कैनर्स को आप परचेज कर सकते हो, उसमें हर चैप्टर की पास्ट ईयर क्वेश्चंस होंगे। उसमें व्हाट यू कैन डू इज, जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ आपको स्कैनर्स देखनी है, उसमें आपको पता चल जाएगा इस चैप्टर का ये पास्ट ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो, एडिशनली है, नॉट कंपलसरी एट ऑल। अगर आप करना चाहो तो ऐसा कर सकते हो। थैंक यू सो मच नेहा, अर्शी, पीयूष, ज्योति, लक्ष्य। देखो, डे प्रोडक्टिव नहीं चाहता, उसके लिए क्या करें, आपको प्रोडक्टिव बनाना होता है। ठीक है, अगर आपने दिन में 8 घंटे पढ़ाई कर ली ना, वो जो सेटिस्फेक्शन होता है सोने से पहले, वो किसी चीज़ का नहीं मिलता है। सी, दिस इज द सेटिस्फेक्शन ऑफ कंप्लीशन। ठीक है, आज आपने सोचा, फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, और अगर आपने 3 चैप्टर्स में से सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ा तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। बट इफ़ यू हैव रेड ऑल दोज 3 चैप्टर्स, जो सुकून आपको मिलेगा, जो सेटिस्फेक्शन और एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आपको फील होगा ना, उसकी कोई फीलिंग ही नहीं हो सकती। सो मेक श्योर कि आपने जो टारगेट सोचे उसको आप फुलफिल करो, और देखो कि आपका टाइम कहाँ पर वेस्ट हो रहा है। थैंक यू सो मच एकशा, प्रियांशी, अंशुमेश। यश, डेफिनेटली मैं ई नोट्स अपलोड करवा दूंगी। मंडे को हमारा सेशन है, तब तक अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, ओके गाइस, आई होप आई एम वेरी क्लियर। मैं अपनी बात को एकदम फ्रीली प्यार से आप तक कम्युनिकेट कर पाई हूँ और आपके दिमाग में चली गई है। सो गाइस, दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। खूब 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 अच्छे से पढ़ो। जस्ट मेक योर सेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक मी प्राउड। बाय बाय।